हमेशा से रहा है कि फैंस जब अपने फेवरेट आर्टिस्ट को देखने के लिए जाते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चला है, लोग कंगाल भी हो रहे हैं। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन 2024 में जब दिलजीत दोसांझ के दिलुमिनाटी टूर की टिकट्स आई तो ऑफिशियल प्राइस 2500 रुपीज से शुरू हो रही थी, लेकिन जो रीसेल मार्केट में वैल्यू थी वो 50,000 से लेकर के 1 लाख तक की बिक रही थी। और कोल्डप्ले का जब कॉन्सर्ट आया तब तो भाई साहब अब हाल ही मत पूछो, मैंने एक टिकट के लिए 3.5 लाख तक लोगों को मांगते हुए देखा है। आज से 60 साल पहले जब द बीटल्स ने हिस्ट्री का सबसे पहला मेजर स्टेडियम वाला कॉन्सर्ट किया था ना, तब सबसे महंगी जो टिकट थी वो भी $5 की थी। इंडिया में भी 90s में जब माइकल जैक्सन मुंबई आए थे तो टिकट्स उतनी ही थी जितना एक पिज्जा का प्राइस होता है। तो सवाल ये है, गलती किसकी है? बहुत लोग उंगली उठा के बोलेंगे कि बुक बाय शो ने ऐसा किया है, जोमैटो वालों के डिस्ट्रिक्ट पर ऐसे ही रेट होते हैं। ये कंपनीज टिकट बेचती हैं, लेकिन सच्चाई है कि पूरा इकोसिस्टम ये लोग कंट्रोल नहीं करते। मैं आपको जरा डिटेल में बताता हूँ। तो देखो, बुक माई शो ब्लेम करता है रीसेल मार्केट को। वो कहते हैं कि ये जो ब्लैकी हैं यानी कि स्कैल्पर्स हैं, इनके सिस्टम मैनिपुलेट करते हैं असली प्राइस को। तो आओ इसको जरा आसान भाषा में समझते हैं। याद है आपको 90s के टाइम में सिंगल स्क्रीन सिनेमा होते थे और उनके बाहर बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होते, टिकट चाहिए तो ब्लैक में मिलेगा, 10 का टिकट 40 में, 20 का टिकट 80 में। आज फिर से वही वाली चीजें हो रही हैं। फर्क खाली इतना है कि सिनेमा का जो ब्लैकिया होता था उसकी जगह आज के पूरे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे ये सब होता है। बस अब वो लुंगी या कुर्ते में नहीं होते हैं, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर या ऐप के थ्रू आपको बेच रहे होते हैं बड़ी से बड़ी टिकट। वहां वो आपसे 20 रुपए एक्स्ट्रा लेता था, अब यहाँ आपसे 20,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, शायद और भी ज्यादा। तरीका लेकिन वही है, पहले सारा माल खुद खरीद लो और फिर मजबूरी का फायदा उठाओ। लेकिन यहाँ एक नया माइंडसेट है। आज कॉन्सर्ट टिकट्स कंजम्पशन की चीज नहीं रही है, ये एक इन्वेस्टमेंट एसेट बन गई है। इसे स्नीकर कल्चर से जरा कंपेयर करके देखो। जैसे लोग नाइकी के जो एयर जॉर्डन्स आते हैं उसे पहनने के लिए नहीं बल्कि महंगा बेचने के लिए खरीदने लगे हैं, वही हाल इन टिकट्स का भी हो रहा है। आजकल कॉलेज स्टूडेंट्स के टेलीग्राम वाले ग्रुप्स बने हुए हैं और वहाँ वो डिस्कस करते हैं कि कौन सी टिकट 3x का रिटर्न देगा। ये फैंस नहीं, ये मिनी हेज फंड्स बन चुके हैं। बोलने में बड़ा फनी लग रहा है, बट कहीं ना कहीं यही हकीकत है। जब टिकट एक कमोडिटी बन जाती है तो म्यूजिक पीछे रह जाता है और स्पेक्यूलेशन आगे आ जाता है। लेकिन रुकिए जरा, पिक्चर को और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। जो आपका बुक माई शो का प्लेटफॉर्म है या फिर जोमैटो वालों का जो डिस्ट्रिक्ट है, ऐसी जो कंपनीज होती है ये टिकट नहीं बेचती, ये पूरा का पूरा वर्टिकल इंटीग्रेशन करती है। आर्टिस्ट की बुकिंग, वेन्यू का कॉन्ट्रैक्ट और प्रमोशंस, सब कुछ इनके हाथ में होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि स्टेडियम की सारी 50,000 सीट्स सेल पर आती हैं? गलत। अगर आप इंडस्ट्री की इनसाइडर्स से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि 20 to 30% टिकट्स कभी पब्लिक क्यू में आती ही नहीं है। ये पहले ही गायब हो जाती हैं टिकट्स। कुछ स्पॉन्सर्स के लिए रिजर्व होती हैं तो कुछ वीआईपीज और पॉलिटिशियंस के लिए, और इन दी एंड जो बच जाता है वो होता है जो आपके पास आता है। और फिर आता है दोस्तों बैंक प्री सेल का खेल। जब आप क्यू में 8 लाख नंबर पर खड़े होते हैं तो आप बची कुची टिकट्स के लिए लड़ रहे होते हैं। सप्लाई आधी है और डिमांड दुगनी या शायद तिगुनी और भी ज्यादा हो सकती है। ये स्कार्सिटी मैन्युफैक्चर्ड है। कुछ म्यूजिशियंस प्लेटफॉर्म्स को ब्लेम करते हैं इसके लिए, लेकिन प्लेटफॉर्म्स कहते हैं कि प्राइस तो आर्टिस्ट खुद सेट करते हैं। तो देखो असली हकीकत क्या है, आओ समझते हैं अच्छे से। कॉन्सर्ट्स अब म्यूजिक नहीं बेच रहे, वो एक बड़ा कल्चरल शिफ्ट लेके आ रहे हैं। पहले हम गाना सुनने के लिए कॉन्सर्ट्स में जाते थे, अब हम प्रूफ दिखाने के लिए जाते हैं कि मैं वहां गया था। आप इसको इंस्टाग्राम का टैग समझ सकते हैं दोस्तों। जब आपके दोस्तों की स्टोरीज डलती है कि मैं दिलजीत या कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में था, वहाँ भरी हुई भीड़ थी और मैं वहाँ एंजॉय कर रहा था, तो आपको फोमो होता है। मार्केटिंग एक्सपर्ट्स इसी का फायदा उठाते हैं। वो टिकट्स को एक गुची की बैग की तरह बेच रहे हैं, उसे स्टेटस का सिंबल बना रहे हैं। लेकिन इस पूरी लूट में खर्चा सिर्फ टिकट का नहीं होता है। इसे हम जरा एक नाम देते हैं, जैसे दिलजीतोनॉमिक्स। अगर आप दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं कॉन्सर्ट देखने के लिए दिलजीत दोसांझ का, तो फ्लाइट की टिकट्स 3 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, डिमांड बढ़ जाती है। मुंबई के 5 स्टार होटल जो कि 15,000 पर नाइट लेते हैं वो 50,000 लेंगे। सरकार को जीएसटी मिल रहा है, एयरलाइंस और होटल्स भी खुश हो रहे हैं। ये पूरा इकोसिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम जो कि सिर्फ फैन को रुला रहा है। वो अपनी पूरी महीने की सैलरी एक वीकेंड में जाके उड़ा देता है ताकि वो दिलजीत दोसांझ को लाइव परफॉर्म करते हुए देख सके और ऑफ कोर्स फोटो खींच के शायद इंस्टाग्राम पे भी डाल सके। पर अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि लोग जब पूछते हैं कि टिकट्स इतनी महंगी क्यों है, वेल अब आपको जवाब अच्छे से पता है। एक और चीज है, लेकिन पहले जो म्यूजिक की कैसेट होता था उसका पैसा लगता था, आज म्यूजिक फ्री है तो आर्टिस्ट एक्सपीरियंस बेचते हैं। एक और टूर का प्रोडक्शन कोई मजाक नहीं होता है। एलईडी स्क्रीन, पायरोटेक्निक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट, 50 से ज्यादा ट्रक्स में ये सब कुछ ट्रैवल करता है। कार्गो और लॉजिस्टिक्स का खर्चा भी होता है इस चक्कर में, और ऊपर से आता है एमजी यानी कि मिनिमम गारंटी। आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं टिकट सेल्स इनका रिस्क नहीं होता है। वो प्रमोटर से पहले ही एक ह्यूज फिक्स्ड अमाउंट मांग लेते हैं। अब प्रमोटर है जिसका पैसा लगा है तो वो रिकवर करने के लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, इसलिए ऑफिशियल जो टिकट प्राइसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई रखे जाते हैं। जब आर्टिस्ट कहता है कि मैंने प्राइस सेट नहीं किया है, वो टेक्निकली सच बोल रहा है, लेकिन फाइनेंशियली
पिस्टल तो भाई ने ही लोड करी ना। आर्टिस्ट इस सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है और ऑफ कोर्स उन्हीं के नाम पे टिकट भी होती है। पर अगर वो चुप रहते हैं तो वो इसलिए कि सोल्ड आउट की जो हेडलाइंस होती है ना, उससे वैल्यू उनकी भी बढ़ती है। क्योंकि वो जो आप दिखाते हो कि हाँ मैंने 4 कॉन्सर्ट किए, हर जगह सोल्ड आउट था, उसके बल पे नेटफ्लिक्स आपके पास आता है और बोलता है कि हमारे साथ भी ये करो ना, हम आपको ये वाली वैल्यू देंगे। सिमिलरली ब्रांड से भी आपको ज्यादा पैसा मिलता है। और हाँ, प्लेटफॉर्म्स के लिए टिकट कमीशन तो बस चिल्लर है, असली गेम है द फ्लोट। जब आप 2, 3, 6 महीने एडवांस में टिकट्स को बुक कर रहे हो तो जो करोड़ों रुपए कलेक्ट हो रहे हो बैंक में इंटरेस्ट कमाते हैं उसका। ये टिकटिंग बिजनेस नहीं है, ये एक इंटरेस्ट फ्री लोन बिजनेस है जो कि फैंस इन कंपनीज को देते हैं, फ्लोट की कमाई। इसके बाद आता है डायनामिक प्राइसिंग का भी चक्कर। वेल, उबर में जैसे आप देखते हो ना सर्च प्राइसिंग, ये उसका भी बाप है। इमेजिन कीजिए कि आप लाइन में है, तब टिकट 4000 की बिक रही है, पेमेंट पेज पे जब आप पहुंचते हैं अचानक से रेट बढ़ जाता है, 10,000 का हो जाता है। इसे प्राइस गॉजिंग कहते हैं। डिमांड इतनी ज्यादा है कि ऐसे आउटकम्स आते हैं। ये पूरी तरह लीगल लूट है। बॉट्स हजारों टिकट सेकंडों में उठा लेते हैं। वायागोगो नाम से एक प्लेटफॉर्म है और ऐसे और भी बहुत सारी साइट्स हैं जहां पे इंडिया में रजिस्ट्रेशन होता नहीं है इनका। उनका सर्वर स्विट्जरलैंड या डेलावेयर जैसी जगहों में होता है, बाहर के देशों में। तो जब इंडियन पुलिस उन्हें बोलती है कि भैया ये सब बंद करो, ये सब नहीं चलेगा, वो बोलते हैं हम तो आपकी ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं आते हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे इसका कोई इलाज नहीं है क्या? वेल, इलाज है। आप जरा जापान का मॉडल देखो, वहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ लॉटरी सिस्टम चलता है। सिस्टम रैंडमली विनर्स को पिक करता है, जिसमें सर्वर क्रैश होने का कोई डर नहीं होता है और जो उस लॉटरी को जीतता है उसे टिकट सही रेट पे खरीदने का मौका मिलता है। सिमिलरली एक और मॉडल है जिसको हम ट्राई कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं वेरीफाइड फैन का मॉडल, जहां टिकट आपके आधार कार्ड से लिंक हो। अगर आईडी मैच हुई तो ही एंट्री मिलेगी। इसमें रीसेल वाला पूरा मार्केट लेकिन खत्म हो जाता है। तो घुमा फिरा के दोस्तों बात क्या है, टेक्नोलॉजी तो है, कोई इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता है क्योंकि करंट सिस्टम में सबका फायदा हो रहा है सिवाय उस फैन का। एक गहरा बदलाव हमारी साइकोलॉजी में भी है बाय द वे। हमारे माँ बाप घर खरीदने के लिए पैसा जोड़ते थे, बट आज की जनरेशन में घर इतने महंगे होते जा रहे हैं कि जनरेशन ये कहती है कि सिटी में घर खरीदना इतना मुमकिन ही नहीं है, तो चलो कम से कम 15,000 का एक कॉन्सर्ट देख के कुछ और तो एक्सपीरियंस बनाए अपनी लाइफ के, एटलीस्ट खुशी तो मिलेगी। इकोनॉमिक्स ऐसे कहते हैं द लिपस्टिक इफेक्ट। जब बड़ी चीजें आउट ऑफ रीच होती हैं तो लोग छोटी लग्जरीज पे भी ज्यादा खर्च करते हैं। लेकिन अगर ये सिस्टम चेंज नहीं हुआ तो फ्यूचर में कॉन्सर्ट सिर्फ अमीरों के लिए ही रह जाएंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो है। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो स्टेडियम में असली फैंस नहीं बैठेंगे। मैं चाहता हूं कि वहां नॉर्मल फैंस भी हों, लोग जो म्यूजिक के लिए आए, स्टेटस के लिए नहीं। आपका क्या ख्याल है, क्या इंडिया में रीसेल बैन हो जाना चाहिए या फिर मिनिमम गारंटी का मॉडल ही गलत है? वेल, कुछ नहीं पता हमें, कमेंट्स में आप बताओ। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वी कम आउट ट्वाइस एवरी वीक। अच्छा, एक सेकंड जाने से पहले एक और बात बता दूं कि मेरे पास इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए घंटे भर का पूरा स्टफ है। तो आप बताओ अगर आपको और डिटेल्स इसके बारे में जाननी है और डिटेल में जाना है अंदर, तो कॉमेंट्स में लिख दो पार्ट 2 एंड हम उस हिसाब से कुछ और बड़ा आपके लिए ला सकते हैं।